Hello students, once again you are welcome at this lecture series, and today we will discuss some important topics that was left in unit number 3 जैसे कि हंटिंग। क्लियर है? और भी एक टॉपिक है जो कि आपको जानना चाहिए जब हम अल्टरनेटर और मोटर्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ये आपका किसके लिए है? ये आपका मोटर्स के लिए है। क्लियर? सिंक्रोनस मोटर्स के लिए। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या है। द वर्ड हंटिंग इज यूज्ड बिकॉज आफ्टर द सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड, जब किसी मोटर पर सडनली एकाएक लोड लगाया जाता है, लोड दिया जाता है, द रोटर हैज़ टू सर्च और हंट फॉर इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्चुअल में अगर आप इस डायग्राम पे देखेंगे तो एक ये कर्व बना हुआ है, एक लोड एंगल है डेल्टा डेल, और किसके बीच? टाइम के बीच। ठीक है, ये दोनों के बीच का कर्व है ये। और इस कर्व में आप देखेंगे कि ये जो पाथ ये ट्रेस किया ये कर्व, तो यहाँ पर सेटलिंग टाइम ड्यू टू डैम्पर वाइंडिंग। अब कैसे होगा ये थोड़ा सा देखते हैं कि दैट फिनोमिना इज रेफर टू एज हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर। नाउ फाइंड कि कैसे ये होता है। ठीक है, कि स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ मोटर इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क is equal and opposite to the load torque। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉर्क होगा, पावर डेवलप होगा, दैट इज टॉर्क डेवलप होगा, वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए लोड टॉर्क के। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा? रोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, thereby maintaining a constant value of टॉर्क एंगल। ये जो टॉर्क एंगल है डेल्टा, इसकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मान लीजिए ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू डेल्टा है ये होगी। बट अगर कोई चेंज आता है लोड पे, लोड टॉर्क पे, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, मान लीजिए कोई मशीन कुछ इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर चल रही थी और उसके लोड में क्या हुआ? चेंज आया, तो फिर ये डिस्टर्ब होगा, ये कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा और कहीं पर फिर से वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो देयर इज रिजल्टिंग टॉर्क विल चेंज द स्पीड ऑफ द मोटर, ऑब्वियसली द स्पीड विल बी चेंज्ड। क्लियर? तो अब हंटिंग के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, और इस डायग्राम से भी हम देखते हैं कि अनलोडेड सिंक्रोनस मशीन है 0 डिग्री लोड एंगल, 0 डिग्री है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है। क्यों? क्योंकि लोड जो है वो 0 है, अभी कोई भी लोड नहीं, अनलोडेड है। देन इंक्रीजिंग द शाफ्ट लोड ग्रेजुअली लोड एंगल विल इंक्रीज, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये बढ़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे? लोड एंगल जो है डिग्री 0 से इंक्रीज होकर डेल्टा 1 बन जाता है सपोज। ठीक है, यहाँ कहीं पर एक डेल्टा 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको तो फर्स्ट स्विंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर P1। देखिए ये जो P1 वगैरह है ये किसी एंगल का ये किसी पावर को बता रहा है। तो डेल्टा 1 पर कितना पावर हो रहा है? P1 पावर हो रहा है। इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टैब्लिश सो रोटर स्विंग्स फर्दर। अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो रोटर क्या होगा? इस इक्विलिब्रियम से क्या बनेगा? और नीचे आ जाएगा और फर्दर स्विंग करेगा, लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, पावर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। फिर ये क्या करेगा? रोटर जो है वो फिर से एक्सीलरेट करेगा और फिर से आने की कोशिश करेगा, फिर नहीं होने से फिर से ये ऊपर जाएगा। तो कुछ ये वाला जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कर्व आपको देखने को मिलेगा और कहीं पर जा करके फिर एक पोजीशन आएगी जो आपकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जब लोड पे क्या हो रहा है? लोड पे बदलाव किया जा रहा है। क्लियर है? तो रोटर स्विंग्स और ऑसिलेट अबाउट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन लास्ट में होगा। ये जो है इसे हंटिंग और फेज स्विंगिंग कहा जाता है। ठीक है, हंटिंग ऑकर्स नॉट ओनली in the motors but also in synchronous generator upon abrupt change in load। तो देखिए मोटर प्लस जनरेटर दोनों में ही आपका क्या होगा? हंटिंग की प्रोसेस होगी। तो इतना आपको याद रखना है हंटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं कि हंटिंग हो क्यों रहा है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ हंटिंग?
सो सबसे पहला है सडन चेंज इन लोड। ये तो हमने देखा, जब तक लोड बराबर है तब तक वो अपने पोजीशन पर है, नहीं होने से फिर बदलाव की स्थिति में वो बदलता है। ठीक है। चेंज इन द फील्ड करंट, धारा, फील्ड धारा में बदलाव होगा तो ऑब्वियसली हंटिंग होगी। देन लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क, एक नया टर्म आया हार्मोनिक टॉर्क। हार्मोनिक टॉर्क क्या होता है? हार्मोनिक्स मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक्स वे होते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो जो टॉर्क होगा यहाँ वो स्टेडी स्टेट एक पोजीशन पर नहीं होगा, स्टेडी स्टेट पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट पर न होकर के हार्मोनिक टॉर्क वहाँ डेवलप हो सकता है अगर लोड ऐसा उस पर लगाया जाए। और फॉल्ट इन द सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट आने से भी क्या हो जाएगा? हंटिंग जो है वो होगी। तो ये 4 चीज़ों से हंटिंग होता है। अब इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? हंटिंग होने के कारण क्या क्या होगा? इट में लीड टू लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंक्रोनिज्म हट जाएगा। कल हमने देखा रोटर और स्टेटर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिल करके एक साथ सिंक्रोनस स्पीड पर चल रहे थे, इसे सिंक्रोनिज्म अटेन करना कहते हैं। और लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म मतलब रोटर की गति जो है तुल्यकाली गति सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो गई? अलग हो गई, मतलब डिफरेंट देन ns। तो यहाँ पर क्या हो गया? ns से मान से अलग हो गया, तो फिर रोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म खो चुका है, ऐसा हम बोलेंगे। देन प्रोड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेसेस इन द रोटर शाफ्ट, जो शाफ्ट होगा हमारा उस पर स्ट्रेस होने लगेगा, मतलब ये शाफ्ट जो है ये वाइब्रेट करने लगेगा, यहाँ पर दबाव बनेगा, किसी एक जगह पर दबाव बनने लग जाएगा। देन इंक्रीज मशीन लॉसेस एंड कॉस्ट टेम्परेचर राइज, ऑब्वियसली मशीन में जो है हानियों को बढ़ा देगा और टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा। भाई कहीं पर घर्षण वगैरह होने लगेगा, लॉस होगा, मैकेनिकल बैलेंस बिगड़ेगा। देन कॉजेज ग्रेटर सर्जेस इन करंट एंड पावर फ्लो, पावर फ्लो और करंट में क्या करने लगेगा? सर्ज कर, सर्ज इज ए सडन राइज, बहुत ज्यादा राइज, बहुत ज्यादा कम समय के लिए, देखिए बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा राइज, ये सर्ज कहलाता है। ठीक है। इट इंक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस को ये पॉसिबल हो सकता है कि पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ा दे। देन हम चलते हैं रिडक्शन कैसे करेंगे। भाई रिडक्शन मतलब उसको कम कैसे करेंगे? तो 2 टेक्निक है हमारे पास। सबसे पहला है यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। हमने कल देखा था डैम्पर वाइंडिंग का एक काम था स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग कल हमने देखा था, और इसका दूसरा काम है हंटिंग को भी दूर करना। तो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से बना होता है, एल्यूमिनियम के ब्रश लगे होते हैं एम्बेडेड इन द स्लॉट्स ऑफ पोल फेसेस इन सेलिएंट पोल मशीन, कल हमने देखा था। और डैम्पर वाइंडिंग डैम्प्स आउट हंटिंग बाय प्रोड्यूसिंग टॉर्क अपोजिट टू द स्लिप ऑफ रोटर, रोटर का जो स्लिप है उसके विपरीत पे क्या करेगा? एक ऐसा टॉर्क बना देगा जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो हंटिंग विल बी न्यूट्रल। ठीक है। और सेकेंड जो चीज़ है वो है फ्लाईव्हील्स का यूज़ करके। प्राइम मूवर इज प्रोवाइडेड विथ अ लार्ज एंड हैवी फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। फ्लाईव्हील एक ऐसा चक्का नुमा लगा होता है। ठीक है। ये किसके साथ लगा होगा? ये प्राइम मूवर के साथ, जो कि उसको घुमा रहा है, किसको? हमारे अल्टरनेटर को। ये हमारा अल्टरनेटर है, ये इससे कपल्ड है प्राइम मूवर से। ठीक है। ये प्राइम मूवर में क्या लगा होगा? फ्लाईव्हील लगा होगा। और ये फ्लाईव्हील क्या करेगा? हमारे अल्टरनेटर को घुमाने के टाइम में ये जो फ्लाईव्हील है ये क्या करेगा कि दिस इंक्रीज द इनर्शिया ऑफ प्राइम मूवर एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रोटर स्पीड कांस्टेंट। ये जड़त्व जो है वो बढ़ा देगा और इसका जो शाफ्ट का जो मूवमेंट है इसको कंट्रोल करेगा, तो हंटिंग इजीली हमारी हट जाएगी। देन डिजाइनिंग सिंक्रोनस मशीन विद सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट, ये तो आपका डिजाइनिंग प्रॉपर्टी है। आप ऐसी मशीनें ही बनाएं जिसमें कि सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट वहाँ सुटेबल अमाउंट में करे। तो डैम्पर बार्स का, डैम्पर वाइंडिंग का जो 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है स्टार्टिंग मेथड के लिए और हंटिंग को भी दूर करने के लिए। तो जो हमारा ये हंटिंग का जो प्रोसेस है ये आपको क्लियर होना चाहिए, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
सो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है सिंक्रोनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनाइजेशन मीन्स कि अगर एक मशीन, मान लीजिए एक मशीन, यहाँ मशीन 1 ऑलरेडी सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है और ये सिस्टम को सप्लाई कर रही है। मान लीजिए ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब आपका पावर सिस्टम जो आगे इसको पावर को भेजता है। ये मशीन इसके साथ इसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। और एक मशीन 2 में मेरे पास नया मशीन है, इसको मैं इस सिस्टम से जोड़ना चाहता हूँ। तो क्योंकि मशीन 1 का जो वोल्टेज होगा, करंट रेटिंग होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, देन फेज सीक्वेंस होगा और वेव फॉर्म होगा, ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है। और यदि हम कोई नया मशीन जोड़ना चाहें तो दोनों मशीन के बीच कुछ ऐसे फैक्टर्स, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारे चीज़ क्या होनी चाहिए, मैच होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी और ओवरऑल स्टेबिलिटी विल बी डिस्टर्ब। तो जब भी मैं मशीन 2 को इस सिस्टम से जोड़ूंगा, इस बीच में मुझे एक क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। और इसका एक प्रोसेस होगा, टेस्टिंग या प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। नाउ synchronization is the process of matching the speed and frequency of a generator or other source to a running network। जैसे मैंने आपको बताया एक रनिंग सिस्टम है, नेटवर्क है, या आगे पूरे नेटवर्क है, उस पर किसी नए मशीन को जोड़ना है। तो इस नए मशीन के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, इसको मैच कराना है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि एसी जनरेटर can't deliver power to an electrical grid unless it is running at same frequency as the network। तो अगर दो सेगमेंट ग्रिड का है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दे कैनॉट एक्सचेंज एसी पावर अगेन until they are brought back into exact synchronism। ये दो सेगमेंट थे, ये पहले काम कर रहे थे, S1 और S2 दो सिस्टम, इन दोनों के बीच में किसी कारण से ये सिंक्रोनिज्म हट जाता है। तो जब दोबारा इन्हें जोड़ना होगा तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ये सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो 5 कंडीशंस है मेरे पास जिसको कि मीट करना पड़ता है, अब होना पड़ता है जब सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जो सोर्स है, सोर्स का मतलब जनरेटर और सब नेटवर्क, मस्ट हैव इक्वल, क्या क्या इक्वल होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया लाइन वोल्टेज, देन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल, देन फेज सीक्वेंस, देन फेज एंगल एंड वेव फॉर्म टू दैट सिस्टम ऑफ विच इट इज़ बीन सिंक्रोनाइज्ड। अगर मशीन 2 को सिस्टम S से जोड़ना है तो इस मशीन 2 में ये 5 चीज़ें, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस, फेज एंगल और वेव फॉर्म, ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके साथ, इस सिस्टम के साथ, या जिस भी सिस्टम से इसको जोड़ना है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। सो अब कैसे करेंगे या कौन कौन सा प्रोसेस होता है मेरे पास सिंक्रोनाइजेशन का। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है ये सिंक्रोनाइजिंग लैम्प, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हम इसको परफॉर्म करते हैं लैब्स में। यहाँ पर क्या होता है, 3 लाइट बल्ब्स, आपने इनकैंडेसेंट बल्ब देखा है, ये वाला जो बल्ब आते थे, इस बल्ब को हम क्या करते हैं, फिलामेंट वाले 3 ऐसे बल्ब को लगा दिया जाता है, ठीक है, सिस्टम के साथ, और इन्हें कनेक्ट किया जाता है। ठीक, ये 3 बल्ब कनेक्ट होंगे कहाँ, एक जनरेटर टर्मिनल के बीच और दूसरा उस सिस्टम के बीच जिसका हमें इसके साथ क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन कराना है। क्लियर। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। देन अब जनरेटर जो कि अगर स्पीड बदलेगी, स्पीड चेंज होगी, तो ये जो लाइट्स हैं, ठीक है, ये जो लाइट्स हैं ये फ्लिकर करेंगी। फ्लिकर करना मतलब जलना बुझना, या एक कांस्टेंट जैसा बल्ब जलता है वैसा नहीं, जल के बुझ जाना, फिर बुझना, फिर जलना, फ्लिकरिंग करेगा। और
किस फ्रीक्वेंसी पर? तो बीट फ्रीक्वेंसी, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डिफरेंस बिटवीन जनरेटर फ्रीक्वेंसी एंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी। इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मान लो f1 है, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी f2 है, तो इनका जो फ्लिकरिंग रेट होगा दैट इज इक्वल टू f1 माइनस f2, इसके प्रोपोर्शनल होगा। जब वोल्टेज जनरेटर का अपोजिट टू द सिस्टम वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज जो होगा जनरेटर का यदि वोल्टेज सिस्टम के वोल्टेज से अपोजिट है ना, या तो लैगिंग है या बिहाइंड द फेज है, तो लैंप्स क्या करेंगे? लैंप्स विल बी ब्राइट। ये लैंप जो है वो बहुत अच्छे से जलेंगे, बहुत तेजी से जलेंगे, ब्राइट हो जाएंगे। और यदि वोल्टेज जनरेटर का सिस्टम से मैच कर गया, सिस्टम का वोल्टेज और जनरेटर का वोल्टेज दोनों क्या हो गए? मैच कर गए, यहाँ भी V यहाँ भी V, तो ये जो बल्ब हैं वो क्या हो जाएंगे? डार्क हो जाएंगे। ये जो बल्ब हैं ये मंद हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, और इसी इंस्टेंट पर सर्किट ब्रेकर को जोड़ दिया जाएगा, जो कि सिस्टम को और जनरेटर को क्या कर दे? जोड़ दे। यहाँ दोनों के बीच में जो यहाँ ब्रेकर लगे होंगे, ठीक है, तीनों टर्मिनल्स पर, तो इस ब्रेकर को क्या कर दिया जाए? पहले तो ये ओपन रहेगा, और जब जैसे ही ये डार्क हो जाएंगे तो इसे क्लोज कर दिया जाएगा, और जनरेटर और सिस्टम के बीच में क्या हो जाएगा? फिर सिंक्रोनिज्म स्थापित हो गया, ऐसा हम मानेंगे। तो ये जो मेथड है इसे सिंक्रोनाइजिंग लैंप मेथड कहा जाता है। डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड भी इसे कहते हैं, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, तो इस कुछ नामों से ये जाना जाता है। देन वन इज सिंक्रोस्कोप। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा एक प्रोसेस है कि मैनुअल मेथड है सिंक्रोनाइजेशन का। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है सिंक्रोस्कोप, जैसा टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ऐसी सिंक्रोस्कोप, विच डिस्प्लेस द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम एंड जनरेटर। एक सिस्टम और जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को ये डायरेक्ट शो करता है, डिस्प्ले करता है। पॉइंटर विल इंडिकेट फास्ट और स्लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक डायल होगा, ये यहाँ एक पॉइंटर लगा होगा, इस पर एक स्केल बना होगा, इधर स्लो इधर फास्ट लिखा होगा, और जब आप इसे लगाएंगे तो ये जो पॉइंटर है ये दिखाएगा, ये एक बीच में ये स्लो है, ये फास्ट है, और ये मैच्ड वाला है, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड वाला है। तो जब इसको आप लगा दोगे तो ये पॉइंटर आपको बता देगा कि कहाँ पर है हमारा, फास्ट में है, स्लो में है, या फिर मैच्ड है। तो सिंक्रोस्कोप इज जस्ट अ डायरेक्ट मेथड, मतलब आप लगाए और आपको काम पता चल गया। तो फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, फेज सीक्वेंस, वेव फॉर्म एंड योर फेज एंगल, ये 5 चीज़ें देखी जाती हैं जब सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम, पूछ सकता है सिंक्रोनाइजेशन क्या है और कैसे ये किया जाता है। हिडन टॉपिक है ये, और इसे आपको जानना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट 3 दैट इज़ कंप्लीटेड। अब हमारा यूनिट 3 जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा चालू होगा दैट इज़ यूनिट 4, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी का यहाँ सुनने के लिए थैंक्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।